सच्ची सहेली महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। पिथौरागढ़ में सीएम धामी ने क्रिकेट मैदान का किया लोकार्पण। खिलाड़ियों संग मैदान में उतरे सीएम स्टेडियम में की फ्लड लाइट लगाने की घोषणा। पिथौरागढ़ दौरे पर है सीएम धामी। जिला अस्पताल बीडी पांडे पहुंचकर इमरजेंसी और चिल्ड्रन वार्ड का किया निरीक्षण। भर्ती मरीजों का जाना हालचाल। गौ संरक्षण पर सरकार का बड़ा दावा। प्रति गाय सहायता राशि बढ़ाकर की गई 80 रुपए। प्रदेश में 70 नई गौशालाएं बनने का भी रखा लक्ष्य। ग्राम विकास विभाग होगा डिजिटल मजबूत। अधिकारियों को मिलेंगे नए लैपटॉप। गांव-गांव तक पहुंचेगा योजनाओं का लाभ। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर बदलेगा रुख। बारिश और तेज हवाओं की संभावना। 11 मई से होगा पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय। मौसम विभाग का अलर्ट जारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ के सुरेंद्र सिंह वाल्दिया स्टेडियम में उच्चीकृत क्रिकेट मैदान का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतरे और बल्लेबाजी कर क्रिकेट पिच का उद्घाटन किया। उन्होंने युवाओं के साथ फुटबॉल और अन्य खेल गतिविधियों में भी हिस्सा लिया। धामी ने खेलों को युवाओं के व्यक्तित्व विकास से जोड़ते हुए नशे से दूर रहने की शपथ दिलाई और मैदान में फ्लड लाइट लगाने की घोषणा की। आज महाविद्यालय में शानदार कैलाश उत्सव यहाँ पर किया गया है छात्रों और छात्राओं के बीच में। और अनेक क्षेत्रों में आज हमारे इस सीमांत क्षेत्र से छात्र छात्राएं आगे बढ़ रहे हैं, अपने कल्चर को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारी जो यहाँ की सांस्कृतिक जो विरासत है, हमारी जो संस्कृति है, उसको हमारे नौजवान आज अपना रहे हैं और उनको जड़ों से जुड़ रहे हैं। महाविद्यालय में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। महाविद्यालय हमारा काफ़ी तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। उसके लिए कुछ ज़रूरी जो आगे काम होने हैं, उन कामों को लेकर भी मैंने वहाँ पर ऑडिटोरियम बनाना हो, वहाँ पर हॉल बनाना हो या अन्य संकाय के कक्षों का निर्माण करना हो या पाठ्यक्रम ठीक प्रकार से चले, उसके लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं उसकी मैंने वहाँ पर आज घोषणा भी की है। और ये हमारा श्री सुरेंद्र सिंह बल्दिया स्टेडियम, यहाँ पर भी खेल प्रतिभाओं की बहुत बड़ी संख्या है। आने वाले समय में हमारे खिलाड़ी यहाँ से भी निकलें। पहले से भी चूँकि सीमांत जनपद हमारा ये क्षेत्र खेलों के क्षेत्र में अग्रणी रहा है, तो अभी मैदान का यहाँ पर पूरा कायाकल्प किया गया है। अच्छी इसको समतल किया गया है, अच्छे इक्विपमेंट्स यहाँ पर लाए गए हैं, अच्छी सामग्री लाकर मैदान को अच्छा बनाया गया है। और चूँकि रात्रिकालीन सेवा भी यहाँ पर खेलों में हो, रात्रि में भी हमारे खिलाड़ी यहाँ पर अपने प्रैक्टिस कर सकें, खेल खेल सकें, उसके लिए आगे फ्लड लाइट इत्यादि व्यवस्था की जाएगी। अन्य भी जो भी यहाँ पर और ज़रूरत होगी वो भी किया जाएगा। विकास कार्यों के बारे में भी मैंने समीक्षा की है। एयरपोर्ट हमारा जो बनने जा रहा है, 450 करोड़ रुपए की धनराशि राज्य सरकार ने उसके लिए स्वीकृत की है। और भारत सरकार का जो हमारा एविएशन मंत्रालय है, उस मंत्रालय के साथ हमारा समझौता हो गया है कि वो संचालन उसका करेगा। और एक अच्छी हवाई पट्टी आज देहरादून से और दिल्ली से हवाई सेवा चल रही है। आने वाले समय में जब ये हमारी पट्टी बन जाएगी तो देश के अन्य शहरों से भी पिथौरागढ़ को जोड़ा जाएगा। क्योंकि अब पिथौरागढ़ में जो हमारे श्रद्धालु हैं, तीर्थयात्री हैं, पर्यटक हैं, उनकी संख्या प्रत्येक वर्ष बढ़ती जा रही है। आज पिथौरागढ़ के सभी होटलों में लगभग अच्छी ऑक्यूपेंसी है, मुझे बताया गया है। आदि कैलाश यात्रा शुरू हो गई है। यहाँ से लेकर पूरा गुंजी तक सारा रोड हमारा आज हमारे श्रद्धालु टूरिस्ट आ रहे हैं, तो इसलिए अच्छी हवाई सेवाएं भी होंगी, हेलीकॉप्टर सेवाएं भी, और हम उस पर भी विस्तार कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाएं सीमांत क्षेत्र की अच्छी हों। 750 करोड़ रुपए की धनराशि से यहाँ पर मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य चल रहा है।
उसका कार्य भी तेज़ गति से हो, उसके बारे में मैंने समीक्षा की है। इसके अतिरिक्त बेस हॉस्पिटल है, अन्य सुविधाएं हैं, सभी सुविधाएं यहाँ की अच्छी हों, उसके लिए हम प्रतिबद्ध होकर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सीमांत क्षेत्र हमारे वाइब्रेंट विलेज जो भारत तिब्बत सीमा पर हैं या भारत नेपाल सीमा पर हैं, वो सब भी विकास के मामले में देश के पहले जो गांव होते हैं, पहले जो विलेज होते हैं, उसकी तरह वो विकास करें। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने आदि कैलाश, गुंजी, माणा गांव, इन सभी गांवों का उन्होंने जब भ्रमण किया था और वहाँ से उन्होंने उनको पहले गांव की संज्ञा दी थी। आज वाइब्रेंट विलेज में जो हमारे आईटीबीपी, एसएसबी और दूसरे हमारे जो सेना के लोग हैं, उन सभी के साथ हमने एक समझौता प्रारंभ किया है कि उनके द्वारा जो फल, सब्जियां, अन्य जो उत्पाद होते हैं, उन सभी उत्पादों, चाहे वो कुक्कुट के क्षेत्र में हो, बकरी के क्षेत्र में हो, वो सभी आईटीबीपी सीधे उन उत्पादों को उनसे सीधे विपणन करेगी। हमारा उनके साथ समझौता हुआ है और पिछले एक साल में 13 करोड़ रुपए का जो है हम लोगों ने व्यापार हमारे यहाँ से हुआ है उनके साथ। इसको और आगे बढ़ाएंगे, ये क्षेत्र विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े, उत्तराखंड हमारा देश का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को लेकर हम काम कर रहे हैं और उत्तराखंड वासी सदैव इस संकल्प को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि आज देश में बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जिसमें उत्तराखंड देश में पहले स्थान पर आ रहा है, चाहे वो सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करना हो, नए नियम बनाने हो या फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना हो। तो आप देख रहे होंगे कि एक उपलब्धि हमको मिल रही है। युवा नौजवानों के लिए हम नकल का कानून लेकर आए, उसके कारण से आज 32,000 नौजवान युवाओं को पारदर्शी तरीके से नौकरियां मिली हैं, भर्ती मिली है। तो इस प्रकार के कामों को हम लगातार आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, मैं इसमें केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक कोई पहला प्रकरण नहीं है, ऐसे कई सारे प्रकरण आ गए हैं जिसमें हमारे विपक्षी दल कांग्रेस के मित्रों को उनकी ज़मीन यहाँ गायब हो चुकी है। इसलिए वो हमारी बेटियों को, बहनों को, बच्चियों को आगे करके उनके नाम पर इतनी घिनौनी राजनीति कर रहे हैं, जिसे उत्तराखंड के लोग भली भांति देख रहे हैं। और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर आज कांग्रेस का सफाया हो गया है, पश्चिम बंगाल में लंबे समय से जो वहाँ पर सरकार थी टीएमसी की, इसी प्रकार की जो एक नकारात्मक मानसिकता थी, उसके कारण से लोगों ने बाहर किया है। देश में डबल इंजन लोग लगा रहे, आने वाले समय में निश्चित रूप से देवभूमि उत्तराखंड के लोग, शांत प्रदेश के लोग इस प्रकार की नकारात्मक राजनीति को बिल्कुल भी यहाँ स्थान नहीं देंगे। और यहाँ भी जो है, जो पहले जितना इनका था, मुझे लगता है उतना भी नहीं रहेगा। पूरे देश में देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता काम करता है और भारतीय जनता पार्टी का एक संगठन है, उसमें आज देश की जनता आशीर्वाद देती है हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और डबल इंजन की सरकारों को हर जगह प्राथमिकता दी गई है। और जहां भी चुनाव हो रहे हैं, अधिकांश राज्यों में डबल इंजन लग रहा है। तो मुझे लगता है कि उत्तराखंड की जनता ने हमेशा प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व को हमेशा अपना आशीर्वाद दिया है, आने वाले समय में भी, क्योंकि वो देख रहे हैं कि हम लोग पूरे प्राणों प्रण के साथ अनवरत रूप से लगातार जनता की सेवा कर रहे हैं। तो जनता आशीर्वाद देगी और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे पूरे देश में जीत हो रही है, उत्तराखंड में भी हो रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य की विभिन्न विकास योजनाओं के लिए करीब 1996 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति दी है। इस राशि से शिक्षा, पर्यटन, शहरी और ग्रामीण विकास से जुड़े कई कार्यों को प्रगति मिलेगी। इस बीच सरकार ने कुंभ मेला 2027 की तैयारियां, सहायता प्राप्त विद्यालयों के वेतन भुगतान, निकायों को वित्तीय सहायता, कालाढूंगी में पुल निर्माण और मुक्तेश्वर में पार्किंग निर्माण जैसी योजनाओं को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पिथौरागढ़ दौरे के समापन पर जिला अस्पताल बीडी पांडे पहुंचकर इमरजेंसी और चिल्ड्रन वार्ड का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने भर्ती मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात कर हालचाल जाना और शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की।
साथ ही मुख्यमंत्री ने अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी लेते हुए अधिकारियों को बेहतर उपचार और जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए लगातार काम कर रही है। वहीं मुख्यमंत्री ने मरीजों के परिजनों को आश्वस्त किया कि किसी भी समस्या की जानकारी वे जिला अधिकारी माध्यम से सीधे उन तक पहुंचा सकते हैं। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड सरकार गौ संरक्षण के क्षेत्र में लगातार बेहतर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में गौशालाओं में प्रति गाय देखभाल के लिए मिलने वाली राशि 5.72 थी, जिसे कि अब बढ़ाकर 80 कर दिया गया है। मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 70 गौशालाएं बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 19 तैयार हो चुकी है। उत्तराखंड सरकार पहली बार पूरे देश की पहली सरकार है जिसने पशुपालन के गौशालाओं के लिए 5.75 रुपये से 2022 में हमने शुरुआत करी थी। जब मैंने पहली बार ये मंत्रालय संभाला, हम गौशालाओं के लिए जो हमारे पशु रहते हैं उनकी देखरेख के लिए 5.75 रुपये देते थे। आज उसको हमने बढ़ाकर लगभग 80 रुपये किया है, जो पूरे देश में कोई सरकार नहीं दे रही है, सिर्फ उत्तराखंड सरकार दे रही है। हमने 70 नई गौशालाओं का निराश्रित पशुओं के लिए 70 नई गौशालाओं को बनाने का प्रण लिया है, जिसमें लगभग 19 गौशालाएं हमारी लगभग बनकर तैयार हो चुकी हैं। मेरा आप सारे चैनल के माध्यम से, जितने भी हमारे यहाँ पे पत्रकार बंधु हैं, उनके माध्यम से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से निवेदन है कि गौशाला बनाना उसका कोई एक सल्यूशन नहीं है। हमने गौ माता को अपनी माता का दर्जा दिया है, तो उसका देखरेख करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। आज जितने भी निराश्रित पशु सड़कों पर आ रहे हैं। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में उत्तराखंड ने अभूतपूर्व प्रगति की है। प्रदेश सरकार ने राज्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करते हुए शिक्षा व्यवस्था में क्रांतिकारी सुधार किए हैं। 840 राज्य के विद्यालयों में हाइब्रिड मोड में वर्चुअल एवं स्मार्ट क्लासरूम का संचालन, 141 पीएम श्री विद्यालय और नेताजी सुभाष चंद्र बोस आवासीय विद्यालयों की स्थापना की जा रही है। स्कूलों में खेल के मैदान, स्वच्छ पेयजल और लाइब्रेरी के साथ साथ प्रयोगशालाएं उपलब्ध। कक्षा 6 से 12वीं कक्षा तक के मेधावी छात्र छात्राओं को मुख्यमंत्री मेधावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति योजना के तहत हर महीने 600 से 1200 रुपए तक की छात्रवृत्ति देने का निर्णय हो, या आपदा, महामारी एवं दुर्घटना के कारण अनाथ बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था करना हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार बेहतर शिक्षा से छात्र छात्राओं के भविष्य को दे रही है मजबूत आधार। विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं की सफलता से नौनिहालों में साक्षरता, उच्च शिक्षा और कौशल विकास में शानदार सुधार हो रहा है। माध्यमिक विद्यालयों की संख्या में 52% की बढ़ोतरी। प्रदेश में माध्यमिक विद्यालयों की संख्या बढ़कर हुई 5,288, इंटर कॉलेज बढ़कर हुए 3,801, डिग्री कॉलेज हुए 124, पॉलिटेक्निक की संख्या 71, ITI 238, इंजीनियरिंग कॉलेज 29 हुए। शिक्षा विभाग में 11,500 से अधिक नियुक्तियां दी और 3,500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है। ज्ञान के प्रकाश से होंगे अब हर सपने साकार। शिक्षा को सर्वसुलभ बना रही प्रदेश सरकार। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। चारधाम यात्रा में घोड़े खच्चरों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि सरकार ने यात्रा शुरू होने से पहले ही पशुओं की स्वास्थ्य जांच और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर ली है। गांव-गांव में हेल्थ कैंप लगाकर फिट पशुओं को ही यात्रा में शामिल होने की अनुमति दी गई है। मंत्री ने बताया कि पशु और अत्याचार रोकने के लिए SOP लागू की गई है और निगरानी के लिए विशेष टीमें तैनात हैं। देखिए, चारधाम व्यवस्था जो है, जब हमारे कैंप जो है वो चारधाम से पहले लगते हैं, हम
पूरी कोशिश यही करते हैं कि चारधाम शुरू होने से पहले हम उन समस्त गाँव में जहाँ से हमारे घोड़े खच्चर आते हैं उसमें हेल्थ कैंप और रजिस्ट्रेशन कैंप लगाए। हमने 2 महीने पहले ही से ये प्रक्रिया शुरू कर दी थी और हमने जो बीमार घोड़े थे, चोटिल घोड़े थे या वृद्ध घोड़े थे, उनको इस यात्रा में जाने से बैन किया है। और जैसे जैसे हेल्थ सर्टिफिकेट इशू करे हैं हमने हर जगह कि कौन सा घोड़ा फिट है यात्रा में रहने के लिए। हमने एसओपीज खड़ी करी हैं यात्रा के दौरान भी, जिसमें कि हमने 50 मेंबर की म्यूल टास्क फोर्स केदारनाथ में खड़ी करी है, 10 मेंबर की म्यूल टास्क फोर्स हमने यमुनोत्री धाम में खड़ी करी है, जिसका काम पूरे यात्रा रूट में यही देखना है। ग्राम्य विकास मंत्री भरत सिंह चौधरी ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को योजनाओं का लाभ गांव-गांव तक पहुंचाने के निर्देश दिए। बैठक में विभाग को डिजिटल रूप से मजबूत बनाने पर विशेष जोर दिया गया। मंत्री ने कहा कि सभी ग्राम विकास अधिकारियों को लैपटॉप उपलब्ध कराने की तैयारी की जा रही है ताकि फील्ड से रियल टाइम डाटा सीधे विभागीय पोर्टल पर अपलोड किया जा सके। करके काम कर रहे हैं, लेकिन हमने ये कहा था कि जो अन्य विभाग हैं ग्राम्य विकास के अलावा, क्योंकि महिलाओं की आय में वृद्धि करनी है, लखपति दीदियों बनानी है, तो उसके लिए जो अन्य विभाग हैं जैसे पशुपालन है, कृषि है, उद्यान है, तो इनके साथ भी कन्वर्जेंस करके इनके साथ कोऑपरेटिव है, इनके साथ सहभागिता करते हुए इस दिशा में हम अपने जो टारगेट्स हैं उनको और तेजी से अचीव कर सकते हैं। तो उस दिशा में भी हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बार फिर उत्तराखंड दौरे पर आने की चर्चाएं तेज हो गई हैं। आपको बता दें कि बीजेपी प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने संकेत दिए हैं कि प्रधानमंत्री आगामी दिनों में हरिद्वार और टिहरी का दौरा कर सकते हैं। हालांकि अभी तक बीजेपी संगठन को कोई आधिकारिक कार्यक्रम प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री के ये संभावित दौरा आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से भी अहम माना जा रहा है। साथ ही संभावना जताई जा रही है कि इस दौरान प्रधानमंत्री की जनसभा भी आयोजित हो सकती है। वहीं बीजेपी संगठन संभावित कार्यक्रमों को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का इस उत्तराखंड के प्रति गहरा लगाव है और उस लगाव का प्रदर्शन अनेक प्रकार के यहाँ आकर के उनके प्रवास से होता है। और अभी एक विषय आया है कि टिहरी और जो हरिद्वार का, अभी यद्यपि उसकी तिथि कोई ऐसी आई नहीं है, जैसे ही उनकी तिथि आएगी पूरा कार्यक्रम हमारे सामने आएगा। उत्तराखंड में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा विधायकों के प्रदर्शन को लेकर राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के आंतरिक सर्वे में कुछ विधायकों का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं पाया गया है, जिसके बाद टिकट कटने की अटकलें लगाई जा रही है। हालांकि बीजेपी ने इस सामान्य समीक्षा प्रक्रिया बताई। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने कहा कि पार्टी समय समय पर जनप्रतिनिधियों के कार्यों और योजनाओं की जमीनी स्थिति जानने के लिए आंतरिक सर्वे कराती रहती है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार के, अपने जनप्रतिनिधियों के समय समय पर उनके कार्यों की समीक्षा के लिए इंटरनल सर्वे कराती रहती है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि किसी विधायक या किसी जनप्रतिनिधि के टिकट काटने के लिए सर्वे कराया गया है। अपने कार्यों के समीक्षा के लिए और भविष्य में हम कितना सुधार अपने आप में ला सकते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। चंपावत मामले को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस लगातार अलग अलग मामलों में बेनकाब हो रही है। उन्होंने कहा कि पहले तिलकराज बेहड़ के बेटे का मामला सामने आया, फिर बीजेपी विधायक अरविंद पांडे के पत्र को वायरल करने में कांग्रेस की भूमिका उजागर हुई और अब चंपावत प्रकरण में भी साजिश की बात सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी साजिश रच करके और षड्यंत्र कर करके बेशर्मी की सारी हदों को पार करके सत्ता का सुख लेना चाहती है और इसको उत्तराखंड की जनता बहुत अच्छी प्रकार से जानती है। एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। आप चाहे उधम सिंह नगर के तिलकराज बेहड़ के सुपुत्र का उदाहरण ले लीजिए, किस प्रकार से साजिश की गई और बाद में तिलकराज बेहड़ जी को माफ़ी मांगनी पड़ी।
और देहरादून में सूर्यकांत धस्माना के नेतृत्व में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य सचिव आनंद वर्धन को ज्ञापन सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने चंपावत की नाबालिग से जुड़ी घटना पर चिंता जताते हुए प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। धस्माना ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ रहे हैं और लोगों में असुरक्षा का माहौल है। उन्होंने ऐसी घटनाओं पर रोक के लिए पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की। महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध में जिस प्रकार से लगातार वृद्धि हो रही है, उत्तराखंड पूरे देश के हिमालयी राज्यों में महिलाओं के खिलाफ अपराध में पहले पायदान पर आ गया है और चंपावत की घटना ने तो शर्मसार करके रख दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा क्षेत्र है, चंपावत में अपराध करने वाला बच्ची के खिलाफ कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी का मंडल का उपाध्यक्ष और उसके समर्थक है। 3 लोगों ने नाबालिग बच्ची को जिस प्रकार से अपहरण किया, जिस प्रकार से बांध करके उसके साथ चाकू की नोक पर दुराचार किया, उसके साथ रेप किया और उसके बाद उसको बिलखता हुआ छोड़ गए, ये बड़े शर्मसार करने वाली घटना है। पूरे प्रदेश के अंदर अंकिता भंडारी से शुरुआत करिए और इसी चंपावत में मंडल अध्यक्ष पहले भाजपा का, वो नामित हो चुका है महिला के खिलाफ अपराध में। सल्ट का मंडल अध्यक्ष, काशीपुर का दुग्ध संघ का अध्यक्ष, हरिद्वार में संतरेशा में 13 साल की बच्ची के साथ भारतीय जनता पार्टी ओबीसी सेल के अध्यक्ष ने। और देहरादून में सूर्यकांत धस्माना ने चंपावत मामले को लेकर बीजेपी और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि शुरुआत में पुलिस ने मामले को गंभीर बताते हुए रेप और रेस्क्यू की बात कही थी, लेकिन बाद में इसे साजिश बताया जाने लगा। धस्माना ने आरोप लगाया है कि मामले में जिन लोगों के नाम सामने आए हैं उनका संबंध भाजपा संगठन से रहा है। कांग्रेस ने निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। देखिए, 2 दिन पहले जब ये मामला प्रकाश में आया तो पुलिस कप्तान की मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, जिसमें वो ये अपने आप की पीठ थपथपा रही थी कि हमको जैसे ही सूचना मिली हमने लड़की को रेस्क्यू किया। लड़की रस्सी से बंधी हुई थी, दरवाजा बंद था, दरवाजा खोला गया तो लड़की नग्न थी और अर्धनग्न अवस्था में उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। उसको उसके साथ चाकू की नोक पर 3 लोगों ने रेप। कोटद्वार पहुंचे सूर्यकांत धस्माना ने चारधाम यात्रा में गैर सनातनियों के प्रवेश के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन के दौरान यात्रियों की पूरी जानकारी पहले से ही दर्ज होती है, इसलिए इस विषय पर अनावश्यक विवाद खड़ा किया जा रहा है। धस्माना ने आरोप लगाया है कि बीजेपी इसे राजनीतिक मुद्दा बना रही है, जबकि वीवीआईपी लोगों द्वारा मंदिरों के गर्भगृह में फोटो शूट कराए जा रहे हैं। लेकिन आप गर्भगृह में अपने वीवीआईपी को ले जाकर के फोटोग्राफी कराओगे, वीडियोग्राफी करवाओगे, वहाँ पर सारे प्रोटोकॉल और नॉर्म्स को तोड़ोगे, सारे नियमों का उल्लंघन करोगे, लेकिन शोर मचाओगे कि साहब हम गैर सनातनियों को नहीं जाने देंगे। अरे गैर सनातनियों को रोकना है तो आप जिस समय आपका रजिस्ट्रेशन होता है उसी समय आप देख लें कि नाम से पता लग जाता है। अगर कोई जोसेफ है और कोई जयराम है तो उसके नाम का पता लग जाएगा कि वो क्या है, क्या उसकी, तो आप पता कर सकते हैं। जिस समय फॉर्म भरेंगे आप उसका रजिस्ट्रेशन का, उस समय आप उससे पूछ लें आस्था के बारे में। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।